अस्सलामुअलैकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 से प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट पेट का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आज ही के डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है 2024-25 का। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो, पहला दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका बेटा ओरल वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ हाँ कि ये क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ बेटा कि ये जो है उर्दू मीडियम का पेपर मेरे पास में आया है, इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं था। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए आई एम सॉरी, लेकिन जो है आप बिनफिक्र रहे, मैं आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा इंग्लिश और उर्दू मीडियम से रिलेटेड। तो आप जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जो है आराम से देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, जिसका पहला क्वेश्चन अपने पास में। अमरीन को नया घर खरीदना था, इसलिए वो तामीराती पेशावर के इंदिराजी दफ्तर गई। वहाँ मौजूद मुलाजिम ने इसको दर्ज झैल खाका नक्शा दिखाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हॉल और बावर्ची खाने का मजमूई रकबा 37 मुरब्बा मीटर 37 मीटर स्क्वायर है। मुंदरजा वाला मालूमात और खाके के ज़रिए दो मुतगय्यरी खती मसावात तैयार कीजिए। देखिए भाई, लीनियर इक्वेशन जो है इस बॉक्स को देख के अपने को बनाना है, बस सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना है। आप बॉक्स यहाँ पर अच्छे से देख लो किस तरीके से है। यहाँ पर देखो, ये सारा पूरा जो डिस्टेंस 7 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक के 10 मीटर का है। और जो अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि हॉल और बावर्ची खाना मतलब किचन और हॉल का एरिया दिया अपने को 37 मीटर स्क्वायर। मेरी ज़बान में थोड़े से छाले बेटा, तो प्लीज़ अवॉइड करना अगर मेरी ज़बान फिसलती है तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बेटा बन जाएंगी अपनी। और दूसरी इक्वेशन जो है कैसी बनेगी देखो आप। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते, साइड में जो है मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो एक इक्वेशन कैसी बनेगी, ये जो हॉल है बेटा यहाँ पर देखो आप, ये सॉरी ये हॉल यहाँ पर है अपना। तो अगर हम हॉल का एरिया निकालते हैं तो इसका लेंथ कितना है हॉल का, x मीटर, और इसका ब्रेथ कितना है 4 मीटर। तो हॉल का एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में 4x बराबर है। और बावर्ची खाना किचन का जो एरिया है अपने पास में, देखो यहाँ पर कैसा लेंथ है y मीटर, और जो ब्रेथ है इसका किचन का कितना है 3 मीटर। तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3y। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, हॉल और बावर्ची खाने का मजमूई मतलब समेशन, जो उनके एरिया का जो समेशन दिया था वो यहाँ पर गिवन है। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल बन गई बेटा कि एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया क्या अभी हमने देखा यहाँ पर 4x है ना, ये हो गया 4x प्लस एरिया ऑफ किचन बावर्ची खाना कितना हो जाएगा बेटा, वहाँ पर देखो आप 3y, ये 3 इंटू वाई 3y, इट इज़ इक्वल टू, ये अपने को दिया यहाँ पर मजमूई रकबा समेशन एरिया, जो इनके एरिया का समेशन वो दिया बेटा 37 मीटर स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन यहाँ से अपनी इस तरीके से बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो आप कैसे बनेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए आप देख सकते बेटा यहाँ पर कि जो पूरे जो नक्शे का पूरे मैप का यहाँ पर अपने को डायमेंशन दिया कि ये जो लेंथ है इसका 10 मीटर है और इसका ब्रेथ है 7 मीटर। तो ये 70 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। फिलहाल दूसरी इक्वेशन कैसी बनेगी इसमें कि जो पूरी लेंथ है अपने पास में आप देख सकते हैं ये 10 मीटर की है। तो और यहाँ पर अगर मैं ये वाली लेंथ और उसके अपोजिट की लेंथ ये तो इक्वल होती है ना, तो ये y मीटर प्लस 1 मीटर और प्लस ये x मीटर बराबर है, इट इज़ इक्वल टू क्या हो रहा पूरा टोटल 10 मीटर। आई होप सो ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें कि ऐसा है। फिलहाल देखो, तो दूसरी इक्वेशन ये y प्लस 1 प्लस ये x बेटा, ये x मीटर इतना टुकड़ा, तो इट इज़ इक्वल टू ये है यहाँ पर टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अपने पास में 10 मीटर। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट किए तो 10 माइनस 1, तो x प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू हुआ बेटा 9
मीटर। ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। यहाँ पर बेटा दोनों इक्वेशन को जो है सिर्फ मसावात अपने को बनाने के लिए बोला था, इसको सॉल्व करना तो नहीं है। फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें इस मैप में जो है प्रॉपर मैप जो है मेरे को ये मेरी समझ से बाहर जा रहा बेटा। तो मेरे ख्याल से ये आंसर कंफर्म नहीं हूँ मैं कि सही है, क्योंकि मैप थोड़ा सा मुझे देखो आप यहाँ से जो मैंने इतना टुकड़ा जो है एक्स कंसीडर किया हूँ, लेकिन एक्स थोड़ा सा यहाँ से देखो आप यहाँ से बाहर है थोड़ा। देखो यहाँ से जो है ना एक्स, देखो यहाँ से थोड़ा ये जो लेंथ है ना ये थोड़ा सा बाहर है हॉल का लेंथ, क्योंकि ये बेडरूम है ऊपर, तो इसलिए हो सकता है ये रॉन्ग भी हो सकता, मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकर। और मैप जो है ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर जा रहा है। ठीक है, पता नहीं सही भी है या नहीं है ये मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, फिलहाल इसको स्किप करो। बाह क्या है इसमें, मतलब सेकंड क्वेश्चन, तीसरे का सेकंड देखो क्या है। रुकैये के पास सीमा से ज़्यादा रकम है, ठीक है, और रुकैया ने अपने पास की रकम 15 रुपये सीमा को दिया, तब दोनों के पास मसावी रकम हो जाती है। सॉरी, दोनों के पास मसावी रकम हो जाती है। अलबत्ता अगर रुकैया सीमा को 5 रुपये देती है तो रुकैया के पास की रकम सीमा के पास की रकम के 5 गुना हो जाएंगी। तो सीमा के पास मौजूद असल रकम कितनी है ये निकालना है। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा रहा है ये। देखो बेटा हम क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है आप देखो, ठीक है, यहाँ से सेकंड वाले का आंसर हम ले रहे हैं बा का। रुकैया के पास सीमा से ज़्यादा रकम है, तो हम सपोज कर लेते कि रुकैया के पास में, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा बेटा, एक्स रुपये है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि हमने फर्ज किया कि लेट अस सपोज कि रुकैया हैज़ एक्स रुपीज़ एंड सीमा हैज़ वाई रुपीज़। तो यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, रुकैया के पास एक्स रुपया है और सीमा के पास वाई रुपये है। सीमा के पास में भाई वाई रुपये है। तो यहाँ पर क्या बोला, रुकैया के पास सीमा से ज़्यादा रकम है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एक्स ग्रेटर है बेटा वाई से, है ना। रुकैया के पास सीमा से ज़्यादा रकम है। तो अब क्या है, रुकैया ने अपने पास की रकम से 15 रुपये सीमा को दिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, केस 1 में जो अपने को बोल रहा है यहाँ पर कि रुकैया अगर सीमा को देती है 15 रुपये, तो रुपैया के पास कितने रुपये बच गए। अब रुकैया के पास में 15 रुपये माइनस हो जाएंगे ना, तो रुकैया के पास में एक्स में से 15 रुपये निकल जाएंगे। तो रुकैया के पास में जो रकम बचेंगी वो एक्स माइनस 15 रुपीज़। और इसी तरीके से सीमा के पास में क्या रकम हो जाएंगी, क्योंकि सीमा के पास में थी पहले वाई, अब सीमा ने 15 रुपये रुकैया से ली, तो सीमा के पास में वाई प्लस 15 रुपीज़, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या बोल रहा भाई, अगर ऐसा होता है तो दोनों के पास में मसावी रकम होती है, मतलब जो है अगर वो 15 रुपये रुकैया सीमा को देती है तो उन दोनों के पास में इक्वल अमाउंट हो जाता है। तो इसका मतलब रुकैया के पास का अमाउंट ये वाला अमाउंट और सीमा के पास का अमाउंट ये वाला अमाउंट, ये दोनों इक्वल अमाउंट है, मसावी हो जाता है, बोला ना। देयरफॉर हम बोल सकते कि x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई प्लस 15। तो शिफ्टिंग करो आप, x माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 15 एज इट इज़, माइनस 15 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 15 एंड y को मैंने इधर लेके आया माइनस वाई। तो ये हो गया बेटा x माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू 15 प्लस 15, ये हो गया 30। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में क्या दिया आप देखो, केस 2 में क्या है अपने पास में, अगर रुकैया सीमा को 5 रुपये देती है, चलो फिर से, तो रुकैया के पास अब बोलो कितना हो गया, रुकैया के पास एक्स रुपया था, तो अब उसने 5 रुपये दी सीमा को, तो उसके पास से 5 रुपये गए, तो रुकैया के पास में ये अमाउंट हो गया अभी, बराबर है। और सीमा ने ली 5 रुपया, तो सीमा के पास वाई रुपये थे, तो सीमा के पास में 5 रुपये ऐड हो गए, तो सीमा के पास में ये अमाउंट हो गया बेटा, बराबर है। अब क्या बोला, अलबत्ता अगर रुकैया सीमा को 5 रुपये देती है तो रुकैया के पास की रकम सीमा के पास की रकम के 5 गुना हो जाएगी। मतलब जो रुकैया के पास जो रकम है, ये वाला रकम सीमा के पास की इस वाली रकम से 5 गुना हो जाएंगी। मतलब ये जो अमाउंट है x माइनस 5, ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सीमा के पास में जो अमाउंट है x प्लस 5 इसके 5 गुना के। ऐसी है अपने को कंडीशन में,
तो सीमा के पास मौजूद असल रकम कितनी है अपने को वो निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू अपने को निकालना है। चलो ये तो हो गया। चलो एक चीज़ बताओ मेरे को, अब इसको ओपन करेंगे हम। एक्स माइनस फाइव इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू वाई बेटा, 5y प्लस 5 इंटू 5 25, शिफ्टिंग करो, ये हो गया एक्स माइनस 5y इट इज़ इक्वल टू 25 प्लस 5, तो ये हो गया बेटा एक्स माइनस 5y इट इज़ इक्वल टू 30, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास में, पहली इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू 30। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू 30, एंड दूसरी इक्वेशन अपने पास में एक्स माइनस 5y इट इज इक्वल टू वो भी 30, बराबर है। तो सेम पेयर है, अपोजिट साइन भी है, सॉरी अपोजिट साइन बना लेंगे, सेम पेयर है, क्या करेंगे भाई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में से क्या होता है साइन चेंज, पॉजिटिव बना नेगेटिव, नेगेटिव बना पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव बना नेगेटिव, तो ये तो हो गया कैंसल, ये -1 प्लस 5, तो ये हो गया बेटा 5 माइनस 1 डेट इज 4y इट इज इक्वल टू पॉजिटिव 30 नेगेटिव 30 कैंसल, यहाँ पर बचा 0, देयर फॉर वाई इक्वल टू 0/4, देयर फॉर वाई इक्वल टू हो गया बेटा 0 रुपीज़। तो y की वैल्यू मतलब अपने को रुपया के पास का ही अमाउंट निकालने का बोला था ना, तो सीमा के पास मौजूद असल रकम कितनी है, नहीं सीमा का बोला था, चलो y कितना आ गया बेटा 0, तो क्या करेंगे हम पुट y इक्वल टू, सीमा का निकला नहीं, हाँ सीमा का तो निकला, क्योंकि सीमा के जो अमाउंट लिए थे हमने y लिए थे ना बराबर, तो हो गया, फिर x तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं अपने को, ठीक है x निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, झैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है मिस्टर शेख ने 2023-24 ईयर कौन सा है 2023-24 में अपनी कुल आमदनी का के टैक्स का हिसाब साल झैल में से कौन सा होगा, मतलब जो वही देखो जो 2023-24 का जो टैक्स रहता है वो इनकम टैक्स कब पे करता, इसके आने वाले साल में, मतलब 23-24 का टैक्स उसको पे करना पड़ता 24-25 में। ऑप्शन नंबर 3 करंट ईयर का जो टैक्स रहता आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर में पे करता, तो 23-24 का टैक्स कब पे होगा बेटा 24-25 में, बराबर है। उसके बाद तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ऑप्शन लिखना है आपको, ऑप्शन नंबर 3। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो चौथे का, मिस्टर इनामदार का इनकम टैक्स, यहाँ पर देखो अपने को डायरेक्ट इनकम टैक्स की वैल्यू दिया बेटा, यहाँ पर अपने पास में डायरेक्ट इनकम टैक्स है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं काबिल टैक्स आमदनी वो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम टैक्स है। कितना दिया इनकम टैक्स 29,000 ही है ना, हाँ 29,800 रुपया, 29,000 एक मैं चेक कर लेता, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, हाँ 29,800 रुपया। तो मिस्टर इनामदार का इनकम टैक्स 29,800 रुपया हो, तो इस पर 2% तालीमी ज़िमनी टैक्स जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन सेस, और 1% हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, सानवी और आला सानवी तालीमी ज़िमनी टैक्स जिसे कहा जाता है उर्दू में 1% लगता है, करना हो तो कुल इनकम टैक्स कितना होगा, अपने को टोटल इनकम टैक्स निकालना है। टोटल इनकम टैक्स कैसे निकालते बेटा, देखो इनकम टैक्स कितना है अपने पास में, इनकम टैक्स अपने पास में जो है बेटा वो है 29,800 रुपया। अब 2% क्या लग रहा है अपने को, और ये किस पर लगता है, इनकम टैक्स पर लगता है, 2% क्या लग रहा, एजुकेशन सेस, देखो एजुकेशन सेस अपने को कितना लग रहा भाई, वो लग रहा 2%, लेकिन किसका 2% ऑफ इनकम टैक्स का, देयरफॉर ये हो जाएगा बेटा 2 बोले तो 2%, बोले तो 1/100 ऑफ यानी प्रोडक्ट, और इनकम टैक्स कितना है 29,800, तो 2% निकालो बेटा इसका, तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया अपने पास में 2 इंटू 298, 2 इंटू 298 ये हो गया 596 रुपये, ये हो गया एजुकेशन सेस। और इसी तरीके से बेटा हम निकालेंगे हायर एजुकेशन सेस, है ना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये जो बोला 1%, तो 1% ऑफ किसका, इनकम टैक्स का, है ना, तो ये हो जाएंगे बेटा 1/100 इंटू इनकम टैक्स कितना है
29,800, 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 298 रुपये। अब क्या बोला, कुल कितना इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स कितना पे करना होगा ये निकालना है अपने को, टोटल इनकम टैक्स। तो टोटल इनकम टैक्स कैसे निकालते भाई, टोटल इनकम टैक्स कैसे निकालते, ठीक है यहाँ पर करूँ मैं इसको, यहाँ पर कर लेता, टोटल इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं हम, इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो इनकम टैक्स बेटा कितना है 29,800 प्लस एजुकेशन सेस कितना है 596 प्लस हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस है बेटा 298। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो जा रहा 29,800 प्लस 30,694 रुपये टोटल इनकम टैक्स इतना जो है इनको पे करना होगा, ठीक है। तो ये है अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चौथे का दूसरा हो गया, तीसरा जिम। झैल के जदूल में दिए हुए पेशों का सन 2023-24 में काबिल टैक्स आमदनी का मुशाहिदा करके काबिल टैक्स आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा या नहीं लिखिए। अच्छा, इनको इनकम टैक्स देना है नहीं देना है अपने को बताना है ऐसे भी, तो बोलो भाई। यहाँ पर मुदर्रिस टीचर है, उसकी एज कितना है, देखो 3 स्लैब रहते हैं अपने पास में इनकम टैक्स के। पहले स्लैब में बेटा अगर जो एज है 60 ईयर तक, तो 2.5 लाख तक के उनको इनकम टैक्स जो है माफ़ रहता, बराबर है, उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उनको एजुकेशन सेस भी जो है माफ़ रहता और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी माफ़ रहता। इसी तरीके से जो 60 साल से 80 साल के दरमियान के जो रहते बेटा, तो जिनको हम सीनियर सिटीज़न बोलते, तो इनको 3 लाख तक के जो है इनकम टैक्स माफ़ रहता। और इसी तरीके से जो सुपर सीनियर सिटीज़न आते, जो टेबल नंबर 3 अपना रहता, स्लैब 3, तो जहाँ पर 80 साल के ऊपर के जो सुपर सीनियर सिटीज़न रहते, तो उनको जो है बेटा 5 लाख तक के जो इनकम टैक्स माफ़ रहता। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहला कितना है 45 साल, तो इसको इनकम टैक्स पे करना होगा, है ना भाई। इसका इनकम कितना है 6,25,000, 2.5 लाख से ऊपर है। वकील है, तो जिनका एज 81 ईयर है, तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला, जो थर्ड वाला स्लैब आता है जिसमें 80 साल से ऊपर के जो लोग रहते हैं उनको 5 लाख तक इनकम जो है 5 लाख अगर उनकी इनकम है ईयरली, तो उनको इनकम टैक्स माफ़ रहता है, तो उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बराबर, क्योंकि 4,90,000 ही है। डॉक्टर जिसका एज 61 है, 10 लाख बिल्कुल इनकम टैक्स लगेगा, 3 लाख तक ही माफ़ है 60 साल के ऊपर वालों को, 80 साल तक। इंजीनियर जिसका एज 25, कॉला इंजीनियर दिख रहा है ना, जिसका इनका अभी कितना है, इसका ईयरली सैलरी बताया यहाँ पर 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख तक के तो इनकम टैक्स जो है माफ़ रहता है, तो इसको टैक्स नहीं देना है, बराबर है। चलो आगे, तो यहाँ पर देखो ये राइट एंड क्रॉस का निशान नहीं लगाना है आपको, टैक्स पे करना है नहीं पे करना है यहाँ पर लिखना है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इसका दाल, चौथे का, मिस्टर तंबोली। तंबोली ये एक कास्ट का नाम है बेटा। मिस्टर तंबोली की कुल सालाना आमदनी 6,55,970 रुपये है। इसमें से उन्होंने झैल के मुताबिक सरमायाकारी की, बीमा हफ्ता, बीमा बोल तो इंश्योरेंस बेटा, लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट फंड पीएफ में 84,000 एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएसएस में 24,000 रुपये सरमायाकारी पर डिफा 80C के तहत, डिफा 80C के तहत मिन्हा करने के बाद मिस्टर तंबोली को काबिल टैक्स आमदनी कितनी होती है मालूम कीजिए। देखो सबसे पहले ये समझ लो, डिफा 80C ये क्या चीज़ है। डिफा 80C में बेटा इनकम टैक्स के जो रूल्स रेगुलेशन है, अपने क्लास 9th में भी जो है वो है, वो सेंटेंस आपकी टेक्स्ट बुक में, वो क्या कहता है हमें कि जो जैसा जो हम जितना भी ईयरली जो अमाउंट कमाते हैं, जैसा यहाँ पर देखो आप कि कितना इसका सालाना जो आमदनी है
ईयरली इनकम कितना है, 6,55,970 रुपया। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल मिस्टर तंबोली की एज होंगी 45 है फॉर एग्जांपल, तो 2.5 लाख से ऊपर इनका अमाउंट है, तो इनको इनकम टैक्स जो है लगने वाला है। तो आप जो जो बेटा गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो ना, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ना, उसके बाद में प्राइवेट फंड पीएफ में इंश्योरेंस करके रखा हुआ है, या फिर प्राइम मिनिस्टर योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एनएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, वहाँ पर अगर आप अपना पैसा दान करते हैं, एक तो दान हो जाता है सोसाइटी को दान करना, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में जो आपका सैलरी होता है, जो आपका ईयरली सैलरी जो होता है, उसमें से वो सारा पैसा जो है कट किया जाता है, एंड उसके बाद जो आपका अमाउंट आता है डेट इज़ वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता। तो जैसा कि यहाँ पर देखो आप कि 6 लाख अभी जो ईयरली जो इनकम है इनके पास में है ना, ईयरली इनकम वो कितना है, 6,55,970 रुपया। अब इन्होंने जो है पहली केस इन्होंने इंश्योरेंस निकाल के रखा है ना, वो कितना है, 72,000 रुपया। उसके बाद में सेकंड चीज़ इन्होंने पीएफ पीएफ में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, पीएफ में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है बेटा 84,000 रुपया। और उसके बाद में थर्ड चीज़ एनएसएस में इनका कितना इन्वेस्टमेंट है, वो है 24,000 रुपया। तो टोटल इनका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, देखो आप यहीं से ऐड कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 72, 24 और 84, तो ये हो गया 1,80,000 है ना। ₹1,80,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जैसा हम क्या करेंगे, इनके ईयरली जो सैलरी है इसमें से इतना अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इतना अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6,55,970 में से अगर हम माइनस करते हैं 1,80,000, तो 4,75,000, कितना बच रहा, 4,75,970, ये हमने माइनस किए, ठीक है, यहाँ बताना पड़ेगा, मैं फिलहाल इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अब जो इनको टैक्स लगने वाला है वो बेटा इस अमाउंट पर लगने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने को यहाँ पर बेटा मेंशन किया कि जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, उस पर जो है दिफा 80C लगने वाला है। तो दिफा 80C में क्या होता है बेटा कि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी करते हैं, तो दिफा 80C में जो रूल है, इसमें जो है जो मैक्सिमम आपका डिडक्शन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक के हो सकता है। मतलब आप कितना ही इन्वेस्टमेंट करके रखो, गवर्नमेंट जो है आपका सिर्फ 1.5 लाख तक के डिडक्शन कर सकता है आपके ईयरली इनकम में से। तो ईयरली इनकम जो है 6,55,970, तो इसमें से बेटा 180 माइनस नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आपका 1.5 लाख ही माइनस होगा। तो ये अमाउंट जो आया है 180 माइनस करने के बाद आया, तो अपने को जो अमाउंट निकालना है, जो टैक्सेबल अमाउंट है ना, तो टैक्सेबल अमाउंट जो अपने को निकालना है डेट इज़ 6,55,970 में से हम माइनस करेंगे सिर्फ 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है माइनस नहीं किया जाता है। तो ये माइनस करने के बाद जो अपने पास आने वाला है वो आएगा बेटा 5,05,970 रुपया। तो ये रहेगा इनका टैक्सेबल अमाउंट। और अपने को काबिल टैक्स आमदनी टैक्सेबल अमाउंट ही निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इसको समझाने के लिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 5, जैल का ज़िमनी सवाल हल कीजिए। क्या है, देखो सारे के सारे अभी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी के सवाल चल रहे भाई। क्या है क्वेश्चन अपने पास में, मिस्टर चौधरी जिनका एज 45 साल है, निजी कंपनी में मुलाजमत करते हैं, जो है वहाँ पर सर्विस करते हैं, काम करते हैं,
मुनासिब भत्ता छोड़कर इनकी माहाना तनख्वाह 50,475 जो मंथली पेमेंट है इनका 50,475 इन्होंने प्राइवेट फंड में 60,000 कौमी बचत स्कीम नेशनल सेविंग स्कीम इसमें 70,000 जो है इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह बीमा की सालाना किस्त कितनी है? 25,700 लाइफ इंश्योरेंस अदा की। तो इनकी कुल इनकम टैक्स की अदायगी महसूब कीजिए। तो ये साल में टोटल कितना इनकम टैक्स पे करते हैं, अपने को ये चीज़ निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई कैसा करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको यही कर लेते हैं हम साइड में, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो एज दिया अपने पास में भाई। सबसे पहले जो मिस्टर चौधरी है उनका एज कितना है? 45 ईयर। तो कौन से वाला सिलेक्ट, कौन से वाला टेबल बेटा? टेबल नंबर 1। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर टेबल भी गिवन है अपने को, बोलो ये तो और अच्छी बात है, टेबल भी यहाँ पर गिवन है अपने को। तो इनका मंथली जो इनकम है बेटा, मंथली इनकम कितना है इनका? मंथली इनकम वो है अपने पास में 50,475 तो ईयरली कितना हो जाएगा? क्योंकि जो इनकम टैक्स लगता है वो साल पर लगता ना, तो ईयरली इनकम इनकी कितनी हो जाएंगी? दैट इज 50,475 इंटू 12। तो ये हो जाएगा बेटा 50,475 इंटू 12। ये हो गया इनका ईयरली इनकम, दैट इज 6,57,000 सॉरी 6,05,700 अब क्या दिया अपने को इन्होंने? प्राइवेट फंड पीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है इनका, है ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गिवन है। इन्वेस्टमेंट इसको हम सरमायाकारी बोलते हैं उर्दू में। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है देखो, सबसे पहला यहाँ पर बेटा प्राइवेट फंड पीएफ कितना है? पीएफ 60,000 पीएफ है यहाँ पर 60,000। उसके बाद सेकंड इनका इन्वेस्टमेंट है कौमी बचत स्कीम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग स्कीम NSS 70,000। एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी आता, PMRF RP ऐसा कुछ तो रहता, तो उसमें भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते, अनभक्त जो रहते, तो है ना। तो NSS हो गया 70,000। उसके बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए 25,700 बराबर है। तो अब देखो अब क्या होगा बेटा, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया कि भाई ये सब क्या होता है, डिडक्शन होता है, मिनहाजात जिसे हम कहते हैं, ये अपने सैलरी में से कटता है। तो टोटल डिडक्शन की अगर मैं बात करूँगा, अच्छा पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इनका? देखो हम ऐड करते हैं इसको, 60,000 प्लस 70,000 प्लस 25,700, तो ये हो गया 1,55,700। ये हो गया 1,55,700 इतना इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा। तो अब डिडक्शन हम क्या करेंगे, सैलरी में से डिडक्ट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो इन्वेस्टमेंट होता वो बेटा ईयरली सैलरी में अपना काउंट नहीं होता, वो पहले डिडक्ट होता, उसके बाद में जो टैक्सेबल अमाउंट आता उसके ऊपर टैक्स लगता अपने को। तो हम क्या करेंगे, डिडक्शन निकालेंगे। सॉरी ये हो गया आपका डिडक्शन, ये मतलब डिडक्शन करना है। तो डिडक्शन कितना हो रहा,
ये 1,55,700 रुपया इतना इन्वेस्टमेंट, ये डिडक्शन होगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता, यही डिडक्शन होगा, है ना। कटौती जिसको हम बोलते कटौती, बराबर है। चलिए, तो अब जो टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट जिसको बोलते हैं काबिले टैक्स आमदनी, काबिले टैक्स आमदनी, काबिले टैक्स आमदनी मतलब टैक्स भरने के लायक जो रुपया है, तो उसकी यहाँ पर उस अमाउंट की बात चल रही। ये अमाउंट जो रहता जो आप साल भर कमा रहे, ये काबिले टैक्स नहीं रहता। इसमें से जो डिडक्शन होता कट्टा कुट्टा, उसके बाद में जो टैक्स जो अमाउंट निकल कर आता उस अमाउंट पर जो है उसको हम टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं, और उस अमाउंट पर जो है इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है वो लगा करता। जैसा यहाँ पर जो काबिल टैक्स अमाउंट बचेगा अपने पास में, वो क्या रहेगा बेटा, वो हो जाएगा अपने पास में, देखो 6,05,700 रुपये में से हम माइनस करेंगे किसको, 1,55,000, और ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1,55,700 रुपया। तो ये हो जाएगा अपने पास में 6 लाख माइनस 1,55,700, तो ये हो गया 4,50,000। एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, हो सकता है आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने अभी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिडक्शन होता, जो कटौती होती वो 1.5 लाख तक होती, तो आपने यहाँ पर 1,55,700 रुपया क्यों यहाँ पर आपने जो है 1.5 लाख की कटौती करना था। तो देखो बेटा, यहाँ पर अपने को कहीं पर भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि आपको दिफा 80C इस पर अप्लाई करना है। उस क्वेश्चन में अपने को मेंशन किया था कि सरमायाकारी पर दिफा 80C के तहत यहाँ पर अप्लाई किया गया, लेकिन इस पर जो है दिफा 80C अप्लाई नहीं किया गया। तो इस केस में हम जो है यहाँ पर 1,55,700 रुपया जो है ये अमाउंट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। देखो, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, मेरे ख्याल से 2025 में भी कुछ ना कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन चेंज किए गए। तो ये ठीक है, आप जो है क्योंकि 1.5 लाख के करीब करीब अमाउंट है, तो इसको जो है हम कंसिडर कर सकते, गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो टैक्सेबल अमाउंट अपना आया। अब देखो एक चीज़, अब ये जो अमाउंट है 4,50,000, ये जो अमाउंट निकल के आया है 4,50,000, ये अमाउंट जो है अब टैक्सेबल अमाउंट है। अब क्योंकि 4,50,000 2.5 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि 45 साल उम्र है ना उनकी, मिस्टर चौधरी साहब की, तो 45 साल वालों पर जो है, सॉरी, जो पहला अपना टेबल यूज़ करते हैं हम, स्लैब 1 यूज़ करते हैं, जिसमें 2.5 लाख तक के छूट रहती बेटा। आप देखो 60 साल से ऊपर, 60 साल तक के जो लोग रहते, पहले स्लैब में 2.5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स जो है माफ़ रहता। तो लेकिन 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक जो टैक्स रहता है, सॉरी जो अमाउंट रहता है, तो उस पर 5% टैक्स लगता है। और 5% टैक्स कैसा लगेगा ये भी देखो, ये भी समझ लो, यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है, और आता भी होगा आपको माशाल्लाह, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चैप्टर सीखे थे। तो अब इस पर जो इनकम टैक्स लगेंगे बेटा, है ना, इनकम टैक्स अब अपने को ये निकालना है। देखो, टैक्सेबल अमाउंट ये अलग है और इनकम टैक्स ये अलग चीज़ है। तो इनकम टैक्स कितना होगा, 5%। उस स्लैब में से निकालना पड़ता बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर सेकंड वाली चीज़ अपनी गिवन ही है 5%, लेकिन 5% किस पर, टैक्सेबल अमाउंट पर नहीं, 5% जो है टैक्सेबल अमाउंट पर नहीं, बल्कि 5% ऑफ 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट माइनस 2.5 लाख रुपया। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक चीज़, देखो भाई, 2.5 लाख वालों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा, तो वो तो टैक्स से फ्री है। आप बोलेंगे ज़रा सा ऊपर जो है 1.5 लाख के ऊपर कमा लिया हमने, तो हमारे को टैक्स देना पड़ रहा, मतलब 2 लाख के ऊपर कमा लिया हमने, तो हमारे को टैक्स देना पड़ रहा। तो इसलिए बेटा, जो 2.5 लाख तक के टैक्स माफ़ है ना, इसलिए जो टैक्सेबल अमाउंट में आपका जो ज़्यादा का पैसा आया 2.5 लाख के ऊपर का, तो इसलिए यहाँ पर जो है उसके ऊपर 5% लगाया जाता,
जिस जो टैक्सेबल अमाउंट में से जो है आपका 2.5 लाख रुपए माइनस करके जो है इस पर 5% लगाया जाता। तो इसीलिए जैसा 2.5 लाख वालों को टैक्स देना ही नहीं है, तो जैसा मैंने आपसे अभी कहा 2 लाख ज़्यादा क्या कमा ले रहे, हमारे को 5% टैक्स देना पड़ रहा। तो इसलिए जो है जो 5% लग रहा वो आपके टैक्सेबल अमाउंट पर 4.5 लाख पर नहीं लग रहा, उसमें से बल्कि 2.5 लाख माइनस किया जा रहा। जैसा जो 2.5 लाख वालों की कंडीशन वालों के लिए जिनको माफ़ किया जाता टैक्स, उनके साथ जैसा सलूक कर रहे तो उसके आपके साथ भी ऐसे ही सलूक कर रहे कि भाई आपका 2.5 लाख उसमें से माइनस कर रहे। तो अब 2.5 लाख माइनस करने के बाद आप ज़्यादा कितना कमा रहे, तो 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट कितना है बेटा, 4,50,000 रुपया माइनस 2.5 लाख रुपया। तो 5% ऑफ 2.5 लाख, 4.5 में से 2.5 गया बेटा, तो कितना हो गया, 2 लाख। बराबर है 2 लाख रुपया। तो आप ज़्यादा कितना अमाउंट कमा रहे थे, आप जो है ज़्यादा का 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या। बराबर, आप जो है ज़्यादा का कितना अमाउंट कमा रहे हैं, आप जो है 2 लाख रुपये का जो है अमाउंट 2 लाख रुपया आप ज़्यादा कमा रहे, तो अब इस पर 5% लगेगा। जैसा कि ये सेंटेंस में यहाँ पर था कि 5% ऑफ किसका, काबिल टैक्स आमदनी से 2.5 लाख रुपये मिन्हा करने के बाद, मतलब 2.5 लाख रुपये माइनस करने के बाद, तो उस पर 5% लग रहा। तो आप अगर 5% इस अमाउंट पर लगा देंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो आप 2.5 लाख से ज़्यादा का जो कमा रहे, 2 लाख रुपया जो आप ज़्यादा कमा रहे, 5% आपको उस पर देना पड़ता। तो यहाँ पर 5% ऑफ 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 5/100 ऑफ बोलते प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर 2 लाख। तो 2 0 एक कैंसिल होगा बेटा, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, और ये 1 2 3 4 गड़बड़ हो गई, नहीं 1 2 3, हाँ एक सिफर ज़्यादा हो गया। तो कितना टैक्स जा रहा भाई, कितना टैक्स जा रहा है यहाँ पर, 10,000 रुपये जो है टैक्स लग रहा। कितना टैक्स लग रहा, 10,000 रुपये जो है यहाँ पर टैक्स लग रहा। तो गवर्नमेंट को आपको 10,000 रुपये इनकम टैक्स देना है। अब टोटल इनकम टैक्स 10,000 देना है क्या, नहीं, टोटल 10,000 नहीं देना है भाई, टोटल कितना देना है देख लो। ये आ गया अपना इनकम टैक्स। अब क्योंकि 2% क्या लगता, 2% जो है एजुकेशन सेस है ना, आप देखो तालीमी ज़िमनी टैक्स एजुकेशन सेस जिसको बोलते, तो इस पर 2% लगता, किस पर लगता, लेकिन 2% इनकम टैक्स पर 2% लगता। टैक्स वाला अमाउंट का 2% मत निकाल लेना, नहीं तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स पर 2%, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस पर 1%, किस पर 1%, इनकम टैक्स पर। तो सीधा सीधा जो है इनकम टैक्स पर हम 2% और 1% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चलो भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एजुकेशन सेस पर एजुकेशन सेस निकालेंगे। तो 2% ऑफ 2% ऑफ इनकम टैक्स, ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, नहीं तो टैक्सेबल अमाउंट पर लगा देंगे। 2 तो 2 है, परसेंट बोले तो 1/100 ऑफ यानी प्रोडक्ट। इनकम टैक्स कितना निकल के आया, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 2 सिफर कैंसल बेटा, और ये कितना हो गया, 2 1 का 2, यानी ये 2 सिफर कितना, 200 रुपये जो है आपका एजुकेशन सेस जा रहा। और इसी तरीके से हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी निकालेंगे, 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो ये हो गया 1/100, पर 1 तो 1 है, परसेंट बोलते 1/100 ऑफ यानी प्रोडक्ट। इनकम टैक्स कितना है, 10,000। आप 2 सिफर कैंसल, कितना हो गया, 100 रुपये। आप डायरेक्ट इसका हाफ भी कर सकते भाई, क्योंकि वो यहाँ पर 2% है, यहाँ पर 1% है उसी अमाउंट का इनकम टैक्स का ही, तो ये जितना आएगा ये इसका आधा ही आएगा। तो ये कितना हो गया, सॉरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस क्या आया अपने पास में, 100 रुपया। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स करने थे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 मार्क का कंप्लीट हुआ अपना। ये पता नहीं ये पेज क्यों उल्टा आ गया इस तरीके से, तो हम इसको दूसरे इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देख लो यहाँ, और यही सॉल्व करा देता मैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, दर्ज जिनमें सवाल हल कीजिए। ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, तो ए अपॉन पी दलील के साथ, प्रूफ के साथ जो है रीजन देना है, 1 मार्क का क्वेश्चन। देखो भाई, ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखो पी जो है इधर आया, मतलब ये जो पी है ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ, इधर हुआ, तो ये बी कहाँ पर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, जैसा यहाँ पर ए अपॉन पी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन क्यू। एंड ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेंडो, जिसको उर्दू में कहा जाता है अमले 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 तफसील, अमले तफसील, अमले तब्दील, मेरे ख्याल से अमले तब्दील कहते हैं इसको उर्दू में, अल्टरनेंडो, ठीक है। तो ये था इसमें, और कुछ नहीं था। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है छठे का, अगर m बाय एन, छाले बेटा ज़बान में बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे, तो इसलिए प्रॉपरली बात भी करती नहीं आ रही, फिर भी मैं सॉल्यूशन जो है रिकॉर्ड कर रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का बा, अगर m बाय एन इट इज इक्वल टू 7/9, m बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, एंड n बिलोंग्स टू n दैट इज नेचुरल नंबर ऑल्सो, तो जेल के बयानात सही है या गलत, करेक्ट और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पर m बाय एन कितना है, 7/9। तो पहला कंडीशन है अपने पास में, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। थिकनेस थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, ठीक है। तो m बाय एन, ये बोल रहा अपने को पहली कंडीशन में, m बाय एन इट इज इक्वल टू 7m/n, क्योंकि यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट m बाय एन का कर लिए। अब जैसा हम कोई भी रेशियो में अगर एडजस्टमेंट करते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब के जो 5 रूल है अपने पास में, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, तो ये पांचों रूल जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक रूल के साथ में जो अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में m एडजस्ट कर दिए, डिनोमिनेटर में n एडजस्ट कर दिए, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। हाँ, ऊपर अगर ऊपर भी m नीचे भी m, तो m कैंसिल होने के बाद एज इट इज रहता तो चल जाता। तो ये राइट है क्या बेटा, नहीं, तो ये गलत है। दूसरा देखो यहाँ पर डिविडेंडो लगा दिए, लेकिन राइट साइड में लगाया, लेफ्ट साइड में जो है डिविडेंडो लगा, क्या नहीं लगा, तो ये भी गलत है। नहीं कम, हाँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब आधा तीतर आधा बटेर कर दिया इसको, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो m बाय एन इट इज इक्वल टू 35/45। देखो अपने पास में क्या था, m बाय एन इट इज इक्वल टू, वो था बेटा अपने पास में, नहीं यहीं पर है ना, m बाय एन इट इज इक्वल टू 7/9। अगर हम इसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 कैंसिल होने के बाद एज इट इज बच रहा, तो 5 7 बेटा 35 और 9 5 45, तो ये राइट है ना। 5 ऊपर 5 नीचे 5 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडजस्ट किया गया। उसके बाद में इसको उल्टा कर दिए, n बाय m लेफ्ट हैंड साइड को भी पलटा है, तो राइट हैंड साइड को भी पलटा है, 9/7 की। इस रूल को हम बोलते, क्या बोलते भाई इस रूल को, अमाले अक्स इन्वर्टेंडो जिसे हम कहते हैं। तो ये भी सही है, लेफ्ट हैंड साइड पलटा तो राइट हैंड साइड भी पलटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीम इसका देखो क्या है। ये पूरा रेशियो है, एक रेशियो ये इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू हो, तो हर निस्बत हर रेशियो अपने को क्या बताना है, x बाय वाई जो है इसको बताना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को वन नोट में करते हैं हम उधर। ये है क्वेश्चन अपना, यार एक काम करते उधर से क्वेश्चन उठा के लेके आते, इधर इसको सॉल्व करते।
ठीक है ना, क्वेश्चन को उठा के लाते। देखो भाई, तो ये क्वेश्चन है अपने को, कैसा होगा? एक्स बाय वाई अपने को प्रूफ करना है भाई यहाँ पर, ठीक है। एक्स बाय वाई अपने को प्रूफ करना है। रेशो है अपने पास में, ये रेशो है तो इसका नाम मैं रेशो ले लेता, क्योंकि इतना बड़ा तो मैं लिखूंगा नहीं हर जगह। रेशो निस्बत जिसे हम कहते हैं, इट इज़ इक्वल टू, देखो बेटा, जो सेंटर का जो रेशो है, बीच वाला जो रेशो है, अगर बीच वाले रेशियो को, मैंने बीच वाले रेशियो को, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले ज़रा ध्यान से देखो। ये जो बीच वाला रेशियो है अपने पास में, दैट इज जेड माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स बराबर है। इसको मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, बाकी जेड माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स एज इट इज़। तो ये क्या बन के आ जाएगा अपने पास में, ये बन के आएगा 3z माइनस 3y, बराबर है ना, क्योंकि हम इसको उस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा नीचे 3z माइनस 3x, ये तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब जो रेशियो अपने पास में देखो, हम क्या कर रहे हैं, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, याद होगा मेरे ख्याल से आपको, हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो पढ़े थे उर्दू में, मसावी निस्बतों का मसला। मसावी निस्बतों का मसला क्या बोलता भाई अपने को, मसावी निस्बतों का मसला क्या बोलता अपने को, अगर नहीं याद होगा तो मैं आपको एक बार याद करा दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम इसको लिख सकते ए प्लस माइनस सी अपॉन बी प्लस माइनस डी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते, हम बोल सकते बेटा कि ईच रेशियो, इतना बड़ा ना लिख के मैं बेटा सिर्फ, मतलब ये पूरा ना लिख के मैं यहाँ पर रेशियो लिखूंगा, इट इज़ इक्वल टू, ऊपर ऊपर का सबका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, जैसा हम अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे, 2x माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देते, और यहाँ पर क्या है फिर, ये है ये वाला, हाँ, इसकी जगह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, 3z माइनस 3y, और इधर बेटा प्लस कर लेते, x प्लस 3z, और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ 3z माइनस y, ठीक है। यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट ये अब ये नीचे का ये है 3z माइनस 3x बराबर है, और ये हो गया बेटा, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, बस थोड़ा सा एक मिनट, प्लस 2y माइनस 3x, ठीक है, 2y माइनस 3x। अब आप इस ब्रैकेट को खोल दो, ये हो गया 2x माइनस 3y, माइनस बेटा अंदर इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3z प्लस 3y प्लस x प्लस 3z, और डिनोमिनेटर में क्या बचा देखो, डिनोमिनेटर में 3z माइनस y, अब माइनस से इसको भी खोलो, माइनस 3z प्लस 3x और प्लस 2y माइनस 3x बराबर। देखो आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच रहा, तो ऊपर देखो, ऊपर पॉजिटिव 3z और निगेटिव 3z है ना, पॉजिटिव 3y निगेटिव 3y, तो ऊपर क्या बचा 1x, सॉरी 2x प्लस 1x, तो ऊपर हो गया 3x, नीचे देखो पॉजिटिव 3z निगेटिव 3z, पॉजिटिव 3x निगेटिव 3x, पॉजिटिव 2y और निगेटिव 1y, 1y, y क्यों बचा, अच्छा हाँ एक चीज़ बेटा देखो यहाँ पर, ये मैंने उस दिन सॉल्व कराया था क्वेश्चन, तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है करेक्शन है, मैंने क्लास में इसको सॉल्व कराया था, तो यहाँ पर करेक्शन था, देखो यहाँ
ये जो है ना माइनस का साइन नहीं है, ये यहाँ पर बेटा प्लस का साइन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है ये, तो वैसा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 1y और ये 2y, ये हो गया 3y, तो ये हो गया बेटा अपने पास में 3 कैंसिल, दैट इज x अपॉन y। तो ईच रेशियो जो आया अपने पास में वो आया भाई x अपॉन y के। क्लियर होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये छठे का 1 2 तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन दाल। छठे का दाल, 5 आदात मुसलसिल तनासुब में हो तो इनमें से पहला रुकन 5 और आखिरी रुकन 80 है, तो वो आदात मालूम कीजिए। देखो भाई इंग्लिश में क्वेश्चन कैसा होगा कि 5 नंबर्स है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास में 5 है एंड लास्ट टर्म जो है 80 है, तो वो आदात मालूम कीजिए। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। जैसा आपको अभी 10th क्लास में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, हिसाबी तसावुत, इस तरीके से एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जो 11th में जो है आता बेटा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट में ना डाल के सिंपल इसको जो है सॉल्व करके बताऊंगा। जैसा कि अपने बोला जो 5 नंबर है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम सपोज करेंगे। ठीक है, पहला टर्म उसका 5 है और आखिरी टर्म उसका 80 है, अपने को मालूम। तो मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करा रहा। ठीक है भाई, देखो क्या है वो प्रॉब्लम, दाल मतलब चौथा क्वेश्चन है वो। तो 5 नंबर हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज द 5 नंबर्स व्हिच इज इन आवर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट इज फर्स्ट टर्म है अपने पास में 5, दूसरा हम लेंगे a, तीसरा b, चौथा c और पांचवी टर्म है अपने पास में 80। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब देखो हम जानते हैं सिंस द नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मुसलसिल तनासुब में वो है, देयरफॉर मैं बोल सकता 5:a is to b is to c is to 80। और मैं बोल सकता बेटा 5 अपॉन a इट इज इक्वल टू a अपॉन b, इट इज इक्वल टू b अपॉन c, इट इज इक्वल टू c अपॉन 80। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नंबर होते बेटा हम उसको इसी तरीके से लिखते ना। तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि मैं इसको अगर एक एक रेशियो को मैं सॉल्व करता हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लिया, मैं सबसे पहले कौन से वाला रेशियो ले रहा देखो, मैं सबसे पहले जो रेशियो ले रहा भाई, मैं पहले ले रहा 5 अपॉन a को और c अपॉन 80 को, इन दोनों को इक्वल ले रहा क्योंकि सबके सभी आपस में इक्वल है ना बेटा। मैं सबसे पहले उन दोनों को इक्वल लेके सॉल्व कर रहा। तो पहली केस में हम सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन a इट इज इक्वल टू c अपॉन 80। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे को दो नोन है 5 और 80। तो देखो आप शिफ्टिंग करो, 5 इंटू 80 इट इज इक्वल टू ए को इधर लेके आओ सी के प्रोडक्ट में, तो ये हो गया ए सी। तो ए सी कितना आ गया अपने पास 8 पंजे 40 बराबर, तो ये हो गया अपने पास में 400। ए सी की वैल्यू कितनी आई भाई, ए सी की वैल्यू आ गई अपने पास में 400, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब हम सॉल्व करेंगे, दो किसको, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिए, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन a इट इज इक्वल टू, या नहीं इसको नहीं, क्योंकि अपने पास में ए सी की वैल्यू है, तो ए सी अपने को इधर मिल रहा, तो अपने को जो है इनको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, अपने को इन दोनों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते पहले। ठीक है, a अपॉन बी इट इज इक्वल टू b अपॉन सी। ए सी को इधर शिफ्ट, सी को इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया ए सी, इट इज इक्वल टू बी को इधर शिफ्ट किया, ये हो गया बेटा b इंटू बी, बी स्क्वायर। ए सी अपने पास में कितना 400, ये इधर है,
इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आया, वो क्या बना बेटा, रूट इट इज इक्वल टू बी। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये क्या हो गया अपने पास में, अंडर रूट ऑफ 400 किसका परफेक्ट है भाई, 4 का तो है 2, 2 0 का 1 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में, बी की वैल्यू आ गई भाई 20, बराबर है। इसी तरीके से अब मैं सॉल्व करूंगा भाई, अब मैं सॉल्व किसको करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा बी की वैल्यू आ गई ना। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बी अपॉन सी इट इज इक्वल टू सी अपॉन 80, बराबर है। यहाँ से सी मिल जाएगा अपने को, तो मैं शिफ्ट करता हूँ, ये हो गया बी इंटू 80 इट इज इक्वल टू सी इंटू सी हो गया बेटा सी स्क्वायर। बी की वैल्यू अपने पास में 20 इंटू 80 इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 8 दूनो 16 और ये 2 सिफर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, ये बना अंडर रूट। तो ये हो गया बेटा अपने पास में अंडर रूट ऑफ 600 इज इक्वल टू सी। तो 16 का कितना है, 16 का है भाई अपने पास में 4 और 2 सिफर का 1 सिफर। तो सी की वैल्यू आई अपने पास में 40, बराबर है। सी की वैल्यू आई 40। अब क्या बचा अपने पास में, अब ए की वैल्यू निकाल लेते भाई। अब इससे निकाल लो, अब ये वाला पहले वाला रेशियो ले लो, रेशियो लो, या ये इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। खैर चलो रेशियो हम ले लेते, ठीक है। कौन से वाला, ये पहले वाला रेशियो हम ले लेते। तो रेशियो देखो क्या है, 5/8 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। फाइव अपॉन ए इट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। शिफ्टिंग करो बेटा, 5 इंटू बी इट इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा अपने पास में ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 इंटू बी की वैल्यू बेटा अपने पास में 20, 5 चौक 5, सॉरी 5 दूनों 10 और ये 1 सिफर। ये हो गया ए स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेके आओ, ये बना बेटा अंडर रूट इट इज इक्वल टू ए और अंडर रूट ऑफ 100 बेटा 10 इट इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू अपने पास में निकल के आई भाई 10। तो 5 नंबर क्या हो गए अपने पास में, देखो क्या थे अपने पास में 5 नंबर, 5 A B C 80। तो क्या निकल के आए भाई वो नंबर्स, वो नंबर्स निकल के आए 5 A आया अपने पास में 10, B आया अपने पास में 20, C आया अपने पास में 40 एंड जो 5वां नंबर था वो था 80। तो फाइनल आंसर अपना ये है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। बुक में जो, जैसा मैंने आपको बोला, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक में बेटा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से उस मेथड से इसको सॉल्व किया गया। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता कि ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ शिफ्टिंग करना है रेशियो को इक्वल लेके अपने को, लेकिन सिंपल है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लफड़े में मैं आपको नहीं डालना चाहता, उससे भी कर सकते हैं, वहाँ से भी जैसा सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अलग मेथड है वो सॉल्व करने का, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ठीक है भाई, 4 मार्क का ये प्रॉब्लम था, वेटेज भी अच्छा है इस पर, तो बराबर इतना कैलकुलेशन हो गई, ठीक है भाई। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का हाँ, कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां क्वेश्चन चल रहा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या है देखो, 60 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार, 60 किलोमीटर फी घंटा, मतलब ये क्या है, स्पीड है बेटा, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर स्पीड दिया कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। एक मुतय्यन फासला 2 घंटों में, टाइम दिया अपने को, कितना टाइम है 2, और 2 घंटों में एक फासला, डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। तो स्पीड कितनी अपने पास में 60, टाइम डिवीजन में इधर भेजेंगे बेटा, प्रोडक्ट में टाइम कितना है 2, और तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास में, हो जाएगा 12 120 किलोमीटर, बराबर। ये हो गया डिस्टेंस। तो जो मुतय्यन, जो एक फिक्स डिस्टेंस था वो 120 है। अब क्या बोला उसने, 2 घंटों में था, तो वही फासला, यही डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज होता है क्या, डिस्टेंस चेंज नहीं होता, टाइम और स्पीड जो है चेंज हो सकती है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो वही फासला 3 घंटों में, टाइम बढ़ गया, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई।
3 घंटों में मुकम्मल करने के लिए दरकार रफ्तार स्पीड जो है अपने को निकालना है। तो वही वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड निकालना है, लेकिन चलो स्पीड निकालना है अपने को कर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेते हैं, यहाँ कर लेते, ठीक है। यहाँ स्पीड अपने को निकालना है, डिस्टेंस तो बेटा 120 किलोमीटर ही रहेगा, और टाइम अपने को 3 घंटे दे दिया। तो 3 अगर 3 3 चौक 12, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर ये है इसका आंसर, पहले वाला, ये वाला बेटा इसका आंसर है, ठीक है भाई। इस यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई छठे क्वेश्चन खत्म हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया ना लीनियर इक्वेशन में हम यूज़ करते वैसा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या, दर्ज झेल जिम्नी सवालात हल कीजिए। स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहे हैं अब मेरे ख्याल से। हाँ अब देखो यहाँ से सारे प्रॉब्लम जो है स्टैट के ही है अब, ठीक है। चलो ख़त्म कर लेते हैं। स्टैट चैप्टर आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा लेंथी चैप्टर है आपके 9th क्लास में। चलो जल्दी से इसको ख़त्म कर देते भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन क्या है, 25 से 35 के वस्त जमात क्लास मार्क, वस्त जमात बोलो तो क्लास मार्क में दर्ज झैल में से कौन सा है। क्लास मार्क कैसा निकालते भाई, क्लास मार्क कैसा निकालते बोलो जल्दी से। क्लास मार्क एक्स आई इट इज इक्वल टू क्या होता, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल्ड अपॉन 2। तो लोअर लिमिट कितनी है अपने पास में 25 प्लस अपर लिमिट कितनी है 35 होल डिवाइडेड बाई 2। 25 प्लस 35 कितना होता भाई, तो ये हो गया 60 बराबर है 60/2 एंड 60/2 कितना हो गया 15। तो गड़बड़ होगी क्या, 35 और 25, अरे यार ये 15 कैसा होगा, 2 तिया 6, 30 होगा ना, 30 होगा ना भाई ये। तो गड़बड़ में ऐसा होता, 2 का 2, 2 तिया 30, तो कितना आया 30, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, दर्ज झैल जदूल में दी हुई मालूमात की मदद से मशमूली जमात की ताद्दुदी तकसीम जदूल तैयार कीजिए। क्या बोला आप लोग यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा ये भी सुन लो। आपने क्या बनाना है, मशमूली जमात। मशमूली जमात किसको बोलते भाई, मशमूली जमात बोले तो जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास, क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास, या फिर इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास का टेबल अपने को बनाना है। देखो यहाँ पर इस टेबल में बेटा क्लासेस नहीं है, यहाँ पर एक्सआई दिया, क्लास मार्क दिया, वस्ते जमात और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, तो अपने को क्लासेस बनानी है यहाँ पर। तो जब भी हम डिसकंटिन्यूअस क्लास बनाते, इंक्लूसिव क्लास बनाते, या फिर उर्दू में मशमूली जमात हम बनाते, तो सबसे पहले अपने को जो है कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ता, और कंटिन्यूअस क्लास के बाद में जो है हम डिसकंटिन्यूअस क्लास बना सकते। तो डायरेक्ट हम डिसकंटिन्यूअस क्लास नहीं बना सकते, पहले अपने को कंटिन्यूअस क्लास जो है इसे बनाना पड़ता है। तो आप देखो सॉल्व कैसा करेंगे, एक चीज़ यहाँ से सबसे पहले हम क्लास इंटरवल निकाल लेते। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, आप बोलेंगे सर क्लास इंटरवल तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, क्लास साइज या तूले जमात उर्दू में कहा जाता है, उस तरीके से निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर तो अपने पास क्लासेस ही नहीं है, तो क्लास इंटरवल एक और चीज़ से निकाला जाता है बेटा, क्लास मार्क से। क्लास मार्क से कैसा, देखो आप वस्त जमात से 35 माइनस 25, 25 माइनस 15, 15 माइनस 5, डेट इज सबका आंसर जो है 10 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल निकल के आया अपने पास में, क्या आया क्लास इंटरवल, क्या आया भाई निकाल के, क्लास इंटरवल, क्लास साइज भी जिसको बोलते हैं हम, तूले जमात उर्दू में बोलते हैं, तूले जमात कितना आया 10। अब सबसे पहले अपने को क्लास बनाना है, तो पहली क्लास बनाने के लिए अपने पास में सबसे पहले जो दिया अपने पास में, क्या दिया भाई, सबसे पहले कौन सी क्लास है, सॉरी क्लास मार्क क्या है 5, यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में क्लास मार्क है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे
लेट अस सपोज, ये क्या होगा, हाँ सॉरी, हम सपोज करेंगे कि लोअर लिमिट एक्स है एंड अपर लिमिट जो है वो वाई है। अब क्लास वस्ते जमात, क्लास मार्क अपने पास में है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता, क्लास मार्क इट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास मार्क कितना है अपने पास में बेटा, क्लास मार्क अपने पास में है, फर्स्ट क्लास के लिए हम कर रहे हैं, क्लास मार्क अपने पास में है 5, बराबर है ना। इट इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमने क्या लिए एक्स प्लस अपर लिमिट हमने क्या लिए वाई होल डिवाइडेड बाय 2, बराबर। अभी 2 को इधर शिफ्ट किए तो 2 पंजे हो गया 10। इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्लास इंटरवल बोल तो क्या होता, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता, दैट इज क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल है अपने पास में 10, अपर लिमिट है अपने पास में y माइनस लोअर लिमिट अपने पास में x। देयरफॉर अपने पास में दूसरी इक्वेशन कैसी हो गई, दैट इज 10 इट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा रीअरेंज किया बस, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी अपने पास में है बेटा, तो हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहली इक्वेशन है 10, अच्छा किसी को अगर ऐसी आदत होंगी लिखने की तो राइट साइड से ऐसा लिखो भाई कि एक्स प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू 10 और माइनस एक्स प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू 10, मेरे को भी ऐसी आदत है लिखने की। ठीक है, तो सेम पेयर भी है और अपोजिट साइन भी बन गया है, डायरेक्ट क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर बेटा ये जो है क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसल, और एक वाई 2 वाई 10 और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 जो है हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया कैंसिल, तो अपने पास में एक वाई हो गया 2 वाई इट इज इक्वल टू 10 और 10 हो गया 20, तो वाई इक्वल टू हो गया अपने पास में 20 डिवाइडेड बाई 2, तो वाई हो गया बेटा अपने पास में 10, बराबर है। वाई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, पुट वाई इक्वल टू 10, पुट यहीं पर कर लेते, ऊपर कर लेता, पुट वाई इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते, इक्वेशन 1 है अपने पास में एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10, तो एक्स प्लस 10 इट इज इक्वल टू 10, तो एक्स इक्वल टू हो गया 10 माइनस 10, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपने पास में फिर 0, तो एक्स की वैल्यू भी अपने पास में आ गई। तो पहली क्लास क्या बन के आई हुई अपने पास, अब क्या करते, पहली क्लास क्या बन के आई, एक्स आया, लोअर लिमिट आया 0, अपर लिमिट आया 10, जगह ही नहीं है अपने पास में, कैसा करते, ठीक है चलो इधर थोड़ा सा, तो ये कैलकुलेशन रेस कर दूँ ना, अपना क्लास तो आ गई ना पहली क्लास, पहली तो ये कैलकुलेशन, ठीक है आप जो है कैलकुलेशन ये इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी, यहीं पर ही जो है टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो अपने पास में है, ये टेबल को मैं इसी में बना रहा भैया, यहाँ पर मैं ये टेबल इस तरीके से जो है ऐड कर दे रहा, तो क्लासेस पहली क्लास आई 0 से 10, दूसरी हो जाएंगी बेटा 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि 10 का था ना क्लास इंटरवल, उसके बाद में 30 से 40, तो इस तरीके से ये अपनी कंटिन्यूस क्लासेस बनी पहले, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अपने को पहले कंटिन्यूस क्लासेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपने को डिसकंटिन्यूस इंक्लूसिव क्लासेस बनाना पड़ेगा। अब इंक्लूसिव क्लासेस कैसा बनाएंगे हम, क्योंकि हम कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस बना रहे, तो हम क्या करेंगे, एक तो बेटा अपर लिमिट में आप 1 माइनस कर दो, या फिर आप लोअर लिमिट में 1 माइनस कर दो, तब भी जो है सॉरी हाँ डिसकंटिन्यूस क्लास जो है बन जाती है, क्योंकि अभी अपने पास में कंटिन्यूस क्लास है। तो अब हम कैसा करेंगे, देखो भाई
मैं यहाँ पर टेबल बनाता। थोड़ा सा अच्छे वाला टेबल बनाते क्या? ठीक है, अच्छे वाला टेबल हम बनाते। कितने चाहिए अपने को चाहिए 1 2 3 4 5 रो, और कॉलम चाहिए अपने को 3, है ना? ठीक है, ये बन गया अपना टेबल। अरे यार ये क्या हो गया? चलो ये बन गया अपना टेबल। देखो पहले यहाँ पर क्या आएगा भाई? पहले इसमें तो अपनी क्या आएंगी, अपनी आएंगी क्लासेस, बराबर है। यहाँ पर आएंगी क्लासेस, यहाँ पर क्या आएगा? क्लास मार्क, वस्ते जमात। और यहाँ पर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद जिसको बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने से रही। अब एक चीज़ देखो, क्लासेस हम कैसे डिसकंटिन्यूस कर रहे हैं? देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लोअर सॉरी, हाँ अपर लिमिट में हम एक कम करते हुए चलेंगे बस। अपर लिमिट में हम एक कम करते हुए चलेंगे तो डिसकंटिन्यूस क्लास बन जाएगी। देखो 0 से 9, उसके बाद में यहाँ पर क्या थी? 10 से 19, और यहाँ पर क्या थी बेटा? 20 से 29, और यहाँ पर अब क्या हो जाएंगी? डेट इज, यहाँ क्लास भूल गया क्या मैं? अच्छा एक क्लास यहाँ रहेगी 30 से 40। यहाँ पर क्या हो जाएंगी अब? 30 से 39, बराबर है। अब एक चीज़ देखो, एक क्लास मैं और यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, तो एक क्लास क्या आएंगी? 40 से 49, ठीक है। एक क्लास मैं यहाँ पर बढ़ा के लिख रहा हूँ, है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने बेटा क्लासेस जो है चेंज किए, इसको डिसकंटिन्यूस क्लास में बनाए, तो क्लासेस चेंज करने के बाद आप देखो इसका क्लास मार्क भी अब चेंज हो गया। आप पुराने वाला क्लास मार्क यूज़ नहीं कर सकते। देखो जो पुराने वाला क्लास मार्क था वो इसकी हद तक के बराबर था। 0 से 5 क्लास, अगर इसका क्लास मार्क निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका क्लास मार्क जो है निकल के 5 ही आने वाला है, और क्लास इंटरवल 10 ही है यहाँ पर, बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 0 से 9, अगर आप यहाँ पर क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क कितना आएगा? क्लास मार्क हो जाएगा एक्स आई, इट इज इक्वल टू एक्स आई, इट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल्ड अपॉन 2। तो ये हो गया बेटा 9/2 4.5। तो कितना आ रहा है यहाँ पर अपने पास में क्लास मार्क? अब इस क्लास के हिसाब से 4.5। तो ये वाली क्लास मार्क इसमें अब नहीं चलने वाली। तो अपनी नई क्लास मार्क जो आएंगी अपने पास में डेट इज 4.5। उसके बाद में अब इसकी देखो, आप इसकी निकालो एक्स आई, अगर आप निकालते हैं ये हो जाएगा 10 + 19 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 19 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 29/2। 29/2 बोल तो 14.5। अब ये कितना हो गया? 14.5। फिर आगे कितना हो जाएगा बेटा? देखो सब में जो क्लास इंटरवल 10 का ही चल रहा, 4.5 14.5। उसके बाद में आगे क्या आएगा? 24.5, और आगे 34.5, और आगे वो हो जाएगा बेटा आगे 44.5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो ये चेंज होने वाली है कि फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ रहेंगी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या थी अपने पास में? दैट इज़ 3 8 10 एंड 15। अगर दिख नहीं रहा होगा ना आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता, ठीक है? ठीक है भाई। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी कि नहीं? अब ये जो नई क्लास हमने बनाए इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे? हम डैश डाल देंगे यहाँ पर। तो देखो आप पुरानी वाली क्लास का और नई वाली क्लास का बेटा, सॉरी पुरानी वाली क्लास मार्क का और नई वाली क्लास मार्क का क्लास इंटरवल चेंज नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पर सब में 10-10 का डिफरेंस है, और इसमें भी सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो क्लास मार्क चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका क्लास इंटरवल चेंज नहीं हुआ। और क्लास मार्क क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने क्लासेस बदले, कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस बनाए, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका क्लास मार्क चेंज हुआ। तो इसलिए जो है अपने को न्यू क्लास मार्क यहाँ पर लिखना पड़ा। तो यहाँ पर आप जो डिसकंटिन्यूस मशमूली जमात हमने बनाए, इस तरीके से जो है ये टेबल बनेगा। तो आई होप सो प्रॉब्लम अच्छा था और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, मुंदरजा ज़ैल इज्तिमाई ताद्दुद तक़सीम जदूल मुकम्मल कीजिए। इज्तिमाई ताद्दुद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है बेटा इसे कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दो टाइप की रहती, एक रहती लेस देन टाइप टू अ अपर लिमिट, एंड मोर देन टाइप और इक्वल टू अ
लोअर लिमिट। तो फिलहाल अपने को जो है लेस देन से कम किस्म की जो है दिया है, यहाँ पर लेस देन दिया बेटा। तो लेस देन में हम कैसा करते हैं, सिंपल जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी तरीके से ये चीज़ आती कि हम क्या करते भाई, लेस देन में हम क्या करते बताओ, कि ये 3 जो है एज इट इज़ पहले यहाँ पर आता, बराबर है। उसके बाद ये 3 जो है इधर नीचे उतरता, और 3 में कौन ऐड होता, ये 12। तो 3 + 12 ये कितना हो गया भाई अपने पास में, तो 3 + 12 ये कितना हो गया भाई अपने पास में 15, बराबर है। उसके बाद में ये 15 जो है नीचे उतरा बेटा यहाँ पर, और फिर कौन ऐड होता है, इधर वाला। तो ये 7 यहाँ पर ऐड हो चुका है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर क्या है, 7 है। और 15 + 7 ये हो गया 22, 22 नीचे उतरा, और यहाँ पर +5 ऑलरेडी लिया हुआ है 27, एंड 27 नीचे उतरा, +3 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये हो गया बेटा 30। और एक चीज़ यहाँ पर देखना आपने कि ये जो 30 है, ये जो 30 है ये टोटल फ्रिक्वेंसी के बराबर आता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि अपना आंसर सही है। तो सिर्फ टेबल ही कंप्लीट करना था और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बची यहाँ पर, एक क्लास देखो, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, है ना, 5-5 का डिफरेंस चल रहा, कंटिन्यू क्लासेज हैं यहाँ पर, 45 से 50 इस तरीके से। ठीक है भाई, टेबल हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन, झैल में दी हुई मात्रियात का कसीरिया मॉड मालूम कीजिए। कसीरिया कैसे निकालते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर, जो शुमारा है, जो टर्म है रिपीट होती है, वो मॉड होता है, कसीरिया होता है। कौन रिपीट हो रहा है इसमें, 29, 29, 29, 29, 29 मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 बार है बेटा, देखो आप 29 यहाँ पर 4 बार है, 1 2 3 4। तो मॉड कौन है यहाँ पर, मॉड है यहाँ पर मॉड कसीरिया, इट इज इक्वल टू 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तानिया निकालना है। वस्तानिया बोले तो क्या होता है भाई, मीडियन। मीडियन कैसा निकालते हैं हम, तो पहले एक तो मीडियन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले रहते हैं अपने पास में। अगर हम मैं फॉर्मूले की बेसिस पर बात करूँ, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे, तो यहाँ पर कैसा है, 1 2 3 4 5 6 इवन है, सिंस n इक्वल टू 6 इट इज इवन नंबर। तो हम क्या करते भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, मीडियन का। मीडियन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते, मीडियन इट इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n+2 होल्ड अपॉन 2th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये मीडियन जो है यहाँ पर होना ठीक है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है जब इवन की हम बात करते हैं, और जब ऑड की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 टर्म जो है होता है फिलहाल। तो ये क्या हो गया भाई अपने पास में, चलो भलती बड़ा फॉर्मूला है यार ये। चलो वैल्यूज पुट करो, यहाँ ऊपर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। n कितना है, 6, 6/2th टर्म प्लस यहाँ पर n+2, 6+2 8 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3rd टर्म प्लस ये हो गया बेटा अपने पास में 4th टर्म होल्ड अपॉन 2। तो थर्ड टर्म क्या है अपने पास में, थर्ड टर्म, इसको इसको देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसको रीअरेंज करना पड़ता असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 65, फिर उसके बाद 65 फिर से है, उसके बाद कौन है बेटा 70, उसके बाद कौन है 72, एंड उसके बाद कौन है 78। तो थर्ड टर्म कौन आ रहा है इसमें, थर्ड टर्म आ रहा है अपने पास में बेटा 70, एंड फोर्थ टर्म आ रहा 72। तो ये हो गया 70 + 72 होल्ड अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास में, 70 + 72 142। ये हो गया भाई 142/2। तो ये कितना हो गया, 2 × 14, 2 × 2 71, बराबर है। ये कितना हो गया 71। तो कितना आया, हम मीडियन अपने पास में मीडियन आया 71। सॉरी, प्रॉब्लम को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जान पर आ रहा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीम दिया अपने को, देखो क्या दर्ज झैल मात्रियात का मियानिया 28.5 है। यहाँ पर अपने को देखो एक चीज़ मीन गिवन है, यहाँ पर मीन अपने को गिवन है
तो पी की वैल्यू जो है अपने को यहाँ पर निकालना है, ये अननोन टर्म ये वाला पी जो है बेटा यहाँ से निकालना है अपने को। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले अपन ऐसा बॉक्स बना रहे थे, ये हो गया एक्स आई एफ आई, थोड़ा जूम भी कर लेता मैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे अच्छे से। एक्स आई एफ आई और यहाँ पर हो गया एक्स आई इंटू एफ आई। पहला क्या है अपने पास में एक्स आई बेटा, पहले देखो क्या है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, ये हो गया अपना स्कोर। एफ आई 10 8 पी 6 8, 10 8 पी 6 और ये 8, इस तरीके से। यहाँ पर हम एन निकाल लेंगे, है ना, हम एन निकालते ना भाई। एन क्या हो जाएगा अपने पास में, इसको ऐड करो भाई, एन हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, ये हो गया 32। तो एन आ रहा अपने पास में, एन आ रहा अपने पास में 32 प्लस पी भी रहेगा ना उसके साथ, बराबर है। और एक्स आई इंटू एफ आई ये भी निकालो, 10 इंटू 10, ये हो गया 100, 20 8 दूनी 16, और ये 30 पी बेटा, है ना, 30 इंटू पी, और ये हो गया 6 चौक 24, 240, 8 पंजे 40, ये हो गया 400। तो आप क्या चाहिए अपने को, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कैसा आता भाई, ये क्यों निकल गया यहाँ से, 8 था ना, हाँ हाँ, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई क्या होगा भाई, 100 प्लस 160 प्लस 240 प्लस 400, बराबर है, प्लस 400 इट इज इक्वल टू 900। तो ये हो गया भाई 900 प्लस 30p, बराबर है, 900 प्लस 30p। चलो, तो अपने पास में मीन है गिवन, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन एक्स बार इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ तो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई होल्ड अपॉन एन, ठीक है भाई। तो मीन अपने पास में कितना है देखो, मीन क्वेश्चन में था अपने को दिया हुआ 28.5, 28.5 इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है अपने पास में 900 प्लस 30p होल डिवाइडेड बाय एन है बेटा अपने पास में 32 प्लस पी, ठीक है, शिफ्टिंग करेंगे, होल डिवीजन इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 इन ब्रैकेट 32 प्लस पी इट इज इक्वल टू 900 प्लस 30p, बराबर है। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 28.5 इंटू 32, 912 प्लस 28.5p इट इज इक्वल टू 900 प्लस 30p, पी एक तरफ शिफ्टिंग करो बेटा, तो 912 और 900 इधर आया माइनस 900, 30p एंड इसको इधर भेजो, ये हो गया माइनस 28.5p, तो ये हो गया बेटा 12, इट इज़ इक्वल टू 30 में से 28 गए तो 2.5 गया 1.5p, देयर फोर पी इक्वल टू हो गया अपने पास में 12 अपॉन 1.5, 12 अपॉन 12 अपॉन, क्या हो गया यार, 1.5, तो ये हो जाएगा 8, इट इज इक्वल टू पी। तो पी कितना आया भाई अपने पास में, फाइनली जो पी निकल के आया वो आया 8, बराबर। तो फाइनली ऐसा था भाई ये,
बड़ा सिंपल पेपर था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे ख्याल से सारे प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको समझे होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया बेटा समझाने के लिए, जबकि मुझे इतना टाइम इसे नहीं लेना था। तो क्वेश्चन पेपर में तो कुछ ऐसा मेरे को हार्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो हो गया। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से मैं आपके लिए और बहुत से जो है कंटेंट, बहुत से वीडियो लेके आने वाला हूँ बेटा इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड टेलीग्राम की लिंक जो है ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं सॉल्यूशन और आपको क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरे ख्याल से अब मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो है इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन जो है मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।